जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एडू36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024। जैसे कि हम लोग की थ्योरी क्लास चल रही है और आज 13वीं क्लास है। 13वीं क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? छत्तीसगढ़ की लोक कला एवं संस्कृति की शुरुआत करने वाले हैं। पहली क्लासेस में हम लोग क्या देखा था? देखिए, छत्तीसगढ़ की जो प्रशासन वाला टॉपिक था, प्रशासन कंप्लीट हो चुका है। जो छोटे छोटे टॉपिक थे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। प्रशासन कंप्लीट हो चुका है, शिक्षा कंप्लीट हो चुका है और न्यायपालिका वाली चीज़ें भी तो कंप्लीट हो ही चुकी हैं। छोटे मोटे टॉपिक हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब बचा क्या क्या है? अब देखेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास। छत्तीसगढ़ का इतिहास थोड़ा सा बड़ा है। ये छत्तीसगढ़ का इतिहास बचा हुआ है और जनजातियाँ बचा हुआ है और छत्तीसगढ़ का भूगोल। बड़े बड़े टॉपिक है लेकिन ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। लोक कला एवं संस्कृति 3 से 4 दिन में इसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे, 3 से 4 दिन में। और यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। 2018 के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे लोक कला एवं संस्कृति को, पहले वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप उठा के देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन पूछा गया था। ये 2018 के पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। 3 क्वेश्चन 2018 के पेपर में आए थे, लेकिन इस टाइम पे जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से कम 4 से 5 क्वेश्चन डेफिनेटली लोक कला एवं संस्कृति से आने वाले हैं। सारे क्वेश्चन देख लीजिए और इसका जो आंसर है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे पहले आपको सॉल्व करना चाहिए। तो इसका जो भी सही आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? छत्तीसगढ़ की लोक कला एवं संस्कृति। छत्तीसगढ़ की लोक कला एवं संस्कृति। इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, लेकिन इस टॉपिक को अगर आप समझ जाएंगे थोड़ा सा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे हमें ये समझ लेना चाहिए लोक कला का मतलब क्या होता है, संस्कृति का मतलब क्या होता है। लोक कला मतलब लोगों की कला, संस्कृति मतलब जो पुराने टाइम से चली आ रही है वो हमारी संस्कृति में शामिल हो गई, वो हमारी संस्कृति हो गई। ठीक है, लोक कला का मतलब क्या होता है? देखिए, आम इंसान, हम आम इंसान की बात कर रही हैं, ठीक है, किसी एक्टर एक्ट्रेस इन लोग की बात नहीं हो रही है। अगर हम आम इंसान अपने बिना किसी तामझाम एवं प्रदर्शन की स्वाभाविक कलाकारी होता है कि देखिए, अगर आप छत्तीसगढ़ी में ऐसे ही छत्तीसगढ़ी में ही डांस करना चालू कर दिए, छत्तीसगढ़ी में कुछ पेंटिंग कर दिए, कुछ संगीत, कुछ छत्तीसगढ़ी गाना गा लिए, है ना, तो ये एक्टर एक्ट्रेस की बात नहीं हो रही है। ये आपने देखा आसपास के माहौल को, नेचर से, या फिर अपने आसपास के माहौल को देखा और वहाँ पे एक गाना बना लिया, तो क्या हो गया? लोक कला में शामिल हो गई। वो चीज़ें होती हैं लोक कला। मतलब बिना तामझाम एवं प्रदर्शन की अगर आप कोई कला सीख रहे हैं, कोई कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लोक कला कहलाती है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि इस लोक कला में आता क्या है। देखिए, कला मतलब आर्ट। आर्ट में जो भी चीज़ें आप जानते होंगे वो सारी लोक कला में आती हैं। जैसे कि एक तो आपको पता ही होगा क्या, लोकगीत, गाना कला होती है। ठीक है, तो लोक कला में जो जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं वो भी देख लेते हैं और कला में आती क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो होता है लोकगीत, गाना गाना कला है, ठीक है। नृत्य, लोक नृत्य, लोक नृत्य भी एक कला है। लोगों को डांस करना वो एक कला है। फिर लोक नाट्य, नाटक करना, ठीक है, लोगों को नाटक करना भी आता है तो लोक नाट्य हो गया। उसके अलावा त्योहार हो गया, जो भी त्योहार है, यहाँ की जो त्योहार है वो सारी चीज़ों के बारे में। इसके अलावा पर्व, आभूषण और व्यंजन। मतलब क्या, जो यहाँ के लोग हैं अगर वो अपनी कला का प्रदर्शन करें, ये सारी चीज़ों में, ये सारी चीज़ें कला ही होती हैं। तो आपने देखा लोक कला में आती क्या क्या चीज़ें हैं? लोकगीत, लोक नृत्य, लोकनाट्य, त्योहार, पर्व, व्यंजन, आभूषण, इतनी सारी चीज़ें लोक कला में आती हैं। और ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमें त्योहार के बारे में पढ़ना है, जो यहाँ पे त्योहार मनाए जाते हैं वो त्योहार के बारे में पढ़ लेंगे। जो यहाँ पे पर्व मनाए जाते हैं वो पर्व पढ़ लेंगे। जो यहाँ पे आभूषण पहने जाते हैं अलग, देखिए हमारे नेशनल लेवल में अलग अलग आभूषण होते हैं, लेकिन यहाँ के कुछ बहुमूल्य आभूषण होते हैं, वो आभूषण के बारे में जानेंगे। जो यहाँ पे स्पेशल व्यंजन बनते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जो यहाँ पे लोकनाट्य हैं,
आप देखेंगे अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाट्य होते हैं, तो यहाँ के जो लोक नाट्य हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जो लोक नृत्य हैं यहाँ के नृत्य के बारे में पढ़ेंगे, और गीत के बारे में पढ़ेंगे। इतनी सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं लोकगीत से। तो छत्तीसगढ़ के लोकगीत लोकगीत की शुरुआत कर रहे हैं, और पहला जो लोकगीत है, सबसे इम्पोर्टेंट लोकगीत पंडवानी। कौन सा? पंडवानी की बात करते हैं पहले। पंडवानी, ये पंडवानी है क्या? ये एक लोकगीत है। कैसा लोकगीत? लोकगीत बना कैसे है, पहले इसको देख लेते हैं। देखिए, महाभारत कथा आपने सुना होगा, महाभारत, ठीक है। ये जो महाभारत कथा है, इस कथा को सबल सिंह चौहान जी, कौन? सबल सिंह चौहान, सबल सिंह चौहान जी दोहा और चौपाई के रूप में लिख देते हैं। किसमें? दोहा और चौपाई के रूप में लिख देते हैं। चौपाई एवं दोहा के रूप में लिख देते हैं। जब वो चौपाई एवं दोहा के रूप में लिख देते हैं, उसके बाद देखिए, ये पहले कथा के रूप में था। सबल सिंह चौहान जो कि चौपाई एवं दोहा के रूप में लिख देते हैं, उसके बाद झाड़ू राम देवांगन जी आते हैं और ये चौपाई एवं दोहा को एक गाने के रूप में गाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, पहले ये कथा कहानी के रूप में था, चौपाई एवं दोहा के रूप में सबल सिंह चौहान जी लिख देते हैं महाभारत कथा को, और कौन? झाड़ू राम देवांगन जी आते हैं और गीत के रूप में इसे लिख देते हैं, सुनाना स्टार्ट कर देते हैं। कौन? झाड़ू राम देवांगन, झाड़ू राम देवांगन गीत के रूप में, मतलब गाने के रूप में ही स्टार्ट हो जाता है। कौन करते हैं? झाड़ू राम देवांगन। इसीलिए पंडवानी के गुरु या पंडवानी के पितामह कहलाते हैं। क्या? पंडवानी के पितामह कौन कहलाता है? झाड़ू राम देवांगन जी, पंडवानी के पितामह या पंडवानी के गुरु। ठीक है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि पंडवानी के पितामह कौन है? झाड़ू राम देवांगन जी। क्यों? क्योंकि जो सबल सिंह चौहान ने चौपाई एवं दोहा के रूप में महाभारत कथा को लिखा था, इसका छत्तीसगढ़ी रूप में, देखिए महाभारत कथा संस्कृत में लिखी गई थी, संस्कृत एवं हिंदी में, उसका छत्तीसगढ़ी रूपांतरण कौन किया था? छत्तीसगढ़ी रूपांतरण सबल सिंह चौहान जी किए थे, चौपाई एवं दोहा के रूप में उन्होंने लिखा था। फिर इस चौपाई एवं दोहा को झाड़ू राम देवांगन जी गीत के रूप में गाकर सुनाते हैं। कौन शुरुआत करता है? तो झाड़ू राम देवांगन जी। उसके बाद आगे देखते हैं अगली स्लाइड में। अब ये गीत बन गया, तो इसकी दो दो शैली होती है। कितनी शैली? ये जो गीत है इसकी दो शैली होती है। जो पंडवानी गीत है, पंडवानी गीत की दो शैलियाँ होती हैं। कौन कौन सी शैली? एक होता है खड़े होके गाते हैं, खड़े होके, ठीक है, खड़े होकर, खड़े साज जिसे बोलते हैं, और एक होता है बैठकर, ठीक है, बैठकर गाया जाता है। तो जो खड़े होकर गाते हैं उसे हम बोलते हैं कापालिक शैली। कौन सी शैली? कापालिक शैली। और जो लोग बैठकर गाते हैं उसे बोलते हैं हम लोग वेदमती शैली। तो पंडवानी की कितनी शैलियाँ? दो शैली, कापालिक शैली, वेदमती शैली। बैठकर जब पंडवानी गीत गाया जाता है तो वेदमती शैली बोलते हैं, जब खड़े होकर गाया जाता है तो कापालिक शैली बोलते हैं। अब इसमें आपको ये याद रखना चाहिए कि कापालिक शैली के कौन से कलाकार हैं। एग्जाम में ऐसे पूछता है, क्या पूछता है? कि कौन से कलाकार कापालिक शैली के हैं, कौन से कलाकार वेदमती शैली के हैं। तो कापालिक शैली के मैं पहले आपको बता देता हूँ कौन कौन से कलाकार हैं। उ सा उशांति, ठीक है, उ शांति, आप ऐसे याद रखिएगा, उ शांति। ये तीन लोग कापालिक शैली के हैं। बाकी जितने भी कलाकार हैं पंडवानी के, सारे वेदमती शैली में आते हैं। अब देखिए, उ का मतलब क्या हो जाएगा? उषा बारले, उषा बारले जी कापालिक शैली की हैं। और उसके बाद सा का मतलब होता है शांति बाई, शांति बाई, शांति बाई जी किस शैली की हैं? कापालिक शैली की। और तीजन बाई, तीजन बाई, तीजन बाई जी कौन सी शैली की हैं? कापालिक शैली की। ये तीन लोग कापालिक शैली के हो गए। और जो बैठ कर गाते हैं वो वेदमती शैली वाले, वो कौन कौन से हैं? पंडवानी के गुरु झाड़ू राम देवांगन जी, झाड़ू राम देवांगन जी, ये हो गए। इसके बाद
ऋतु वर्मा, बहुत फेमस लोग हैं ये। ऋतु वर्मा, रेवाराम एवं पूनाराम निषाद। रेवाराम और पूनाराम, ये चार लोग हो गए जो कि बैठ कर गाते हैं। तो पंडवानी की कितनी शैलियाँ? दो शैलियाँ, एक खड़े होकर एक बैठकर। खड़े होकर कापालिक शैली, बैठकर वेदमती शैली। खड़े होकर कौन कौन गाता है? उषा बारले जी, शांतिबाई, तीजन बाई, ये तीन लोग खड़े होकर या कापालिक शैली में पंडवानी गायन करते हैं। और बैठकर या वेदमती शैली झाड़ू राम देवांगन, ऋतु वर्मा, रेवा राम, पूनाराम निषाद, ये चार लोग बैठकर गाते हैं। अब इसमें होता कैसे है, गाते कैसे हैं? देखिए, जो ये खड़े लोग, जो खड़े साज वाला है या कापालिक शैली है, इसमें एक जन खड़े हो जाएंगे और उनके आधे साइड, जो पीछे साइड है, यहाँ पे लोग बैठे रहेंगे। यहाँ पे इन लोग बैठे रहेंगे और कुछ ना कुछ ये वाद्यंत्र लिए रहेंगे जो बजाते रहेंगे। तो जो वाद्यंत्र है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। पहली बात, जो खड़े, देखिए मान लीजिए यहाँ पे तीजन बाई खड़ी हो गई और यहाँ पे हॉल है, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, देख रहे हैं क्या गाना गा रही हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग हो गए, हम लोग हो गए जो बैठ के देख रहे हैं। तीजन भाई यहाँ से गाना गाएंगी और उनके पीछे काफ़ी लोग बैठे रहेंगे जो कि वाद्यंत्र बजाते रहेंगे। तो गाने के साथ क्या वाद्यंत्र बजाया जाता है, तभी तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो जो ये वाद्यंत्र बजाते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, कौन से वाद्यंत्र बजाया जाता है? तो कौन कौन सा? एक होता है तंबूरा, खंजरी और करताल, ये तीन वाद्यंत्र बजाए जाते हैं। किसमें? पंडवानी गायन में। जब पंडवानी गायन होता है तब तीन वाद्यंत्र बजाए जाते हैं, तंबूरा, खंजरी और करताल। तो ये वाद्य यंत्र से पूछ सकता है कि पंडवानी गायन शैली में कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? तो तंबूरा, खंजरी और करताल वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। उसके बाद और क्या क्वेश्चन बन सकता है? देखिए, जो ये पीछे लोग बैठे रहते हैं, इन लोग करते क्या है? एक जन रागी या हुंकार भरने वाला रहता है, रागी का काम करता है। गाने की शुरुआत होती है, गाने की शुरुआत थोड़ा सा धमाकेदार कर देते हैं, तो हुंकार भरने वाला रहता है, उसे हम बोलते हैं क्या? रागी। हुंकार भरने वाला रहता है एक जन, उसे हम बोलते हैं रागी। रागी कौन होता है? जो हुंकार भरता है, जो गाने की शुरुआत करता है। उसके बाद एक होता है गायक। एक होता है गायक। गायक क्या करेगा? गाने को रिपीट करेगा, जो सामने वाला गा रहा है उसके बाद इन लोग रिपीट करने का काम जो गायक लोग रहते हैं वो करते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, किसमें? पंडवानी में। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। देखिए, तीजन बाई के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनको तीनों पुरस्कार मिल चुके हैं। कौन कौन से? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, तीनों पुरस्कार मिल चुके हैं। हमने पुरस्कार वाले टॉपिक में इसे पढ़ा है। पद्म विभूषण इन्हें कब मिला था? 2019 में। कब? 2019 में इन्हें पद्म विभूषण मिला हुआ था। एक बार फिर से करते हैं इसको रिवीजन हम लोग। पहले लोकगीत। लोकगीत में हमने क्या देखा? पंडवानी। पंडवानी क्या होता है? महाभारत कथा का छत्तीसगढ़ी रूप है पंडवानी। इसका छत्तीसगढ़ी रूप कौन निर्मित किया, कौन बनाया? तो सबल सिंह चौहान। छत्तीसगढ़ी रूपांतरण कौन किया? सबल सिंह चौहान। दोहा एवं चौपाई के रूप में करते हैं। उसके बाद ये सबल सिंह चौहान के बाद जो दोहा एवं चौपाई लिखा रहता है, उसे झाड़ू राम देवांगन जी गीत के रूप में समाहित करते हैं। क्या? गीत के रूप में इन्हें ये समाहित करते हैं। जब ये गीत बन जाता है तो फिर इसे लोग गाना स्टार्ट कर देते हैं। तो पंडवानी के गुरु एवं पितामह झाड़ू राम देवांगन कहलाते हैं। उसके बाद ये पंडवानी की दो शैली होती है, खड़े साज एवं बैठे साज, ठीक है। तो खड़े साज या फिर कापालिक शैली, और बैठकर जो गाना गाया जाता है पंडवानी में उसे बोलते हैं वेदमती शैली। खड़े साज या कापालिक शैली में कौन कौन आता है? तो उशांति, उषा बारले, शांतिबाई, तीजन बाई, ठीक है। ये खड़े होकर पंडवानी गायन करती हैं। और बैठकर झाड़ू राम देवांगन जी, ऋतु वर्मा, रेवा राम एवं पूनाराम निषाद, ये लोग बैठकर पंडवानी गायन करते हैं। अब इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र यूज किए जाते हैं? तो तंबूरा, खंजरी, करताल वाद्य यंत्र यूज किए जाते हैं। और जो पंडवानी गायन होता है उसमें एक रागी होता है, रागी काम रहता है हुंकार भरने का, और गायक इसे रिपीट करते हैं। इतनी चीज़ें बस आपको याद रखनी है पंडवानी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पंडवानी हो गया, अब आगे देखते हैं लव सॉन्ग। लोकगीत है, प्रेम तो होता ही है, तो प्रेम गीत या प्रणय गीत, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। या फिर जिसे हम बोलते हैं क्या? लव, लव सॉन्ग, है ना। लव सॉन्ग की बात हो रही है। जितने भी
लव सॉन्ग रहेंगे, कहीं ना कहीं एक दूसरे का रिलेशन रहेगा, ठीक है, लड़का लड़की या पुरानी चीज़ें, जैसे कि मान लीजिए राजा और रानी की प्रेम कहानी फेमस हो गई। जब राजा और रानी की प्रेम कहानी फेमस हो गई तो लोग गाना गाने लग गए, वही हो गया प्रेम या प्रणय गीत या लव सॉन्ग बन गया। अब वैसे तो आज के टाइम में हर गली मोहल्ले में लव सॉन्ग चल रहे हैं, ठीक है। अब सबकी कहानी तो कोई बता नहीं सकता, जो जो फेमस फेमस कहानी है उन्हीं कहानी को गाने के रूप में समाहित कर दिया गया, वो हो गए लव सॉन्ग। इसमें देखते हैं पहला लव सॉन्ग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, ददरिया। ददरिया, ये ददरिया क्या होता है? प्रणय गीत होता है, प्रेम गीत होता है, ये छत्तीसगढ़ का लोकगीत है। इसे क्या बोला जाता है? लोकगीतों का राजा। बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकगीतों का राजा। सबसे इंपॉर्टेंट अगर लोकगीत है तो ददरिया है, लोकगीतों का राजा बोला जाता है इसे। ये होता क्या है ददरिया? ददरिया में होता क्या है? लड़का और लड़की, ये हो गया खेत, ये हो गया लड़का, ये लड़के लोग हो गए और ये लड़की लोग हो गए, ठीक है। यहाँ पे जब धान बोते रहते हैं, धान बुवाई टाइम में लड़के लोग यहाँ पे कुछ अपने मैसेज पहुँचाएंगे, अपनी बातें करेंगे और लड़की लोग भी उसका रिप्लाई करते हैं। तो एक तरीके से इन लोग क्या करते हैं, जैसे लोग अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाने का काम करते हैं, अपने मन की बात करते हैं, फसल बोते रहेंगे और अपने मन की बात एक दूसरे से करते रहेंगे। एक तरीके का ये लव सॉन्ग होता है। कैसे? लड़का अपनी बात लड़कियों तक पहुंचाएगा, फिर लड़की लोग अपनी बात उसको रिप्लाई करेंगे, ये होता है लव सॉन्ग। तो ये कौन सी शैली में होता है? तो सवाल और जवाब शैली में होता है, सवाल जवाब शैली में होता है। कब होता है? तो फसल बोते टाइम, फसल बोते टाइम इसका गायन किया जाता है, फसल बोते टाइम, बोते समय, ठीक है। और जितने भी लव सॉन्ग हैं, सारे सारे लव सॉन्ग किस में आएंगे? श्रृंगार में आएंगे, श्रृंगार रस में। श्रृंगार रस आपने अगर हिंदी पढ़ा होगा तो श्रृंगार रस में आपने देखा होगा, इसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है रति, रति या प्रेम, ठीक है। तो जितने भी हम अभी लव सॉन्ग या फिर प्रेम या प्रणय गीत पढ़ने वाले हैं, सभी में श्रृंगार रस का ही बोलबाला रहेगा। अब इतनी चीज़ें हमने देख ली। ददरिया में होता क्या है कि फसल बोते टाइम लड़का और लड़की सवाल जवाब शैली में बातें करते हैं, अपना मैसेज पहुंचाते हैं, ठीक है। लोकगीतों का राजा कहा जाता है इसे, और इसमें श्रृंगार रस प्रधान होता है। इसमें गीतकार का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना चाहिए। कौन कौन से गीतकार हैं ददरिया गाने वाले? कौन कौन से? लक्ष्मण मस्तूरिया, लक्ष्मण मस्तूरिया, दिलीप सड़ंगी और केदार यादव, केदार यादव, ठीक है। ये 3 लोग हैं जो कि ददरिया गीत गायन करते हैं। अब आप याद कैसे करेंगे तीनों लोग का नाम? कैसे? देखिए यहाँ पे आपको रिया दिख रहा है, रिया दिखा, लक्ष्मण मस्तूरिया, रिया दिखा, हो गया काम, आपको याद हो गया। अगर पूछता है कि ददरिया के गायक कौन है तो आपको पता चल जाए कि अच्छा यहाँ पे रिया है और नीचे भी लक्ष्मण मस्तूरिया, रिया है यहाँ पे, मतलब लक्ष्मण मस्तूरिया हो जाएंगे ददरिया के गायक। और देखिए ददरिया, ददरिया में आपको पता है कि लव सॉन्ग है, लव सॉन्ग मतलब कहीं ना कहीं दिल से कनेक्शन रहेगा, दिल से कनेक्शन रहेगा, ठीक है। तो ददरिया लव सॉन्ग है और दिल का कनेक्शन रहेगा, आपको ये याद हो गया। इसके अलावा देखिए दार, दार हो गया, और यहाँ भी देखिए आपको क्या दिख रहा होगा? दर, दर दार, दरदार, है ना। तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है किसी भी नाम को, बस आप ददरिया अगर याद कर लिए तो ददरिया से आप सारे नाम भी याद कर लेंगे। क्या? लक्ष्मण मस्तूरिया हो गए, और ये दर से क्या हो जाएगा? केदार हो जाएगा, और ददरिया लव सॉन्ग है तो दिलीप या फिर दिल का कहीं ना कहीं कनेक्शन रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब अगला लव सॉन्ग है, प्रेम गीत है या प्रणय गीत है, चंदैनी गायन। कौन सा? चंदैनी गायन। इसमें क्या होता है? राजा और रानी की प्रेम कहानी हो जाती है। होता क्या है? लोरिक नाम का एक राजा रहता है, कहाँ का? रायपुर के रीवा का। रीवा एक एरिया है रायपुर में, वहाँ का। और एक राजकुमारी रहती है चंदा नाम से, ठीक है। इन लोग जो पारिवारिक चीज़ें हैं उसको तोड़ के, पारिवारिक विरोध सब चीज़ों को तोड़ के प्रेम करते हैं। तो ये कहाँ की रहती है? ये आरंग की रहती है।
तो इन दोनों की प्रेम कहानी बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है, उसी पे गाना बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं चंदैनी गायन। लोरिक और चंदा की प्रेम कहानी चंदैनी गायन हो जाती है। इसे किसके द्वारा गाया जाता है ये पूछता है, तो किसके द्वारा? राउत जाति के लोगों के द्वारा। राउत जाति के द्वारा ये गायन किया जाता है। कौन से लोग चंदैनी गायन गाते हैं? तो राउत जाति के लोग करते हैं इसे। और इसमें जो वाद्य यंत्र यूज किया जाता है वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। कौन से वाद्य यंत्र यूज किए जाते हैं? टिमकी और ढोलक। टिमकी और ढोलक वाद्य यंत्र यूज किए जाते हैं। ढोलक। देखिए जितने भी वाद्य यंत्र हैं इसको एक बार आप गूगल सर्च करिएगा, देखिएगा टिमकी क्या होता है। अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो एक बार वाद्य यंत्र को जरूर सर्च करिएगा, देखिएगा कि ढोलक क्या होता है, टिमकी क्या होता है, करताल क्या होता है, तंबूरा क्या होता है। सारी चीज़ें आप एक बार देख लेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो चंदैनी गायन में हमें बस इतना ही याद रखना है, लोरिक और चंदा की प्रेम प्रसंग पर आधारित है। लोरिक रीवा के राजकुमार रहते हैं, चंदा आरंग की राजकुमारी रहती हैं। कौन से जाति द्वारा इसे गाया जाता है? तो राउत जाति के लोग इसे गायन करते हैं ये गायन। और वाद्य यंत्र इसमें कौन से यूज किए जाते हैं? तो टिमकी और ढोलक वाद्य यंत्र इसमें यूज किए जाते हैं। अब आगे देखते हैं। आगे है ढोला मारू की प्रेम कहानी। किसकी? ढोला मारू की प्रेम कहानी। देखिए सारी प्रेम कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं और यहाँ पे पूछता वही है कि किसी किसकी कहानी है जो लोकगीत के रूप में फेमस हुई है। ढोला और मारू की प्रेम कहानी रहती है जो कि गायन के रूप में चालू हो जाती है। गायन यहाँ पे गाना बननी स्टार्ट हो जाते हैं। जो जो फेमस कहानियाँ रहती हैं उस पर गायन बननी स्टार्ट हो जाते हैं। क्या? ढोला और मारू की लव स्टोरी रहती है और इस पे गाने बनने स्टार्ट होते हैं। और गाने का काम कौन करता है? तो वो फेमस कलाकार है जिसका आपने नाम सुना होगा, सुरुजबाई खांडे जी। सुरुजबाई खांडे। तो ढोला और मारू में क्या? ढोला और मारू की प्रेम कहानी रहती है। देखिए नाम से ही पता चल रहा होगा कि किसी किसकी प्रेम कहानी है, ढोला और मारू की। गाता कौन है? सुरुजबाई खांडे जी गाती हैं। जो ढोला मारू रहते हैं ये एक्चुअल में ये गायन होता है वो राजस्थानी लोक कला है। राजस्थानी की यहाँ पे कॉपी होती है, राजस्थानी लोक कला की कॉपी है। लगभग ऐसे ही राजस्थानी लोक कला है वैसे ही यहाँ भी। तो राजस्थानी लोक कला से हल्का फुल्का मिलता जुलता रहता है ये। तो ढोला और मारू की जो प्रेम कहानी है उसे गाता कौन है? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। क्या? सुरुजबाई खांडे जी इसे गाती हैं। और ढोला और मारू नाम आपको पता ही होगा। उसके बाद आगे भरथरी बहुत इंपॉर्टेंट है। भरथरी, भरथरी गीत है ना, ये सारे गीत ही हैं। ढोला मारू गीत और भरथरी गीत ये सारे गीत हैं। अब ये भरथरी गीत में क्या होता है? इसमें रानी पिंगला और राजा भरथरी का प्रेम प्रसंग है। किसका? रानी पिंगला। रानी पिंगला और यहाँ पे मैं आपको दिल बना देता हूँ, ये देखिए दिल हो गया। और किसका? राजा भरथरी का। राजा भरथरी और रानी पिंगला इन दोनों की प्रेम प्रसंग रहता है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे। अभी आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है क्योंकि आपका एग्जाम ज़्यादा ज़रूरी है, वर्दी ज़्यादा ज़रूरी है। प्यार होना चाहिए तो आपको वर्दी से होना चाहिए। इसमें जो गायिका रहती हैं गायिका सेम रहती है, जो ढोला मारू में रहती हैं वही भरथरी में रहती हैं। सुरुजबाई खांडे जी। कौन? सुरुजबाई खांडे जी भरथरी गीत गाती हैं। खांडे। और इसमें एक चीज़ आपको ये याद रखना चाहिए कि इसका जो वाद्य यंत्र होता है वो बहुत फेमस है। इसके वाद्य यंत्र से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भरथरी में कौन कौन से वाद्य यंत्र यूज किए जाते हैं? कौन से? एक होता है इकतारा और दूसरा है सारंगी। सारंगी। ठीक है, तो ये वाद्य यंत्र को आपको नाम याद रखना है। देखिए क्या क्या। भरथरी जो गीत होता है राजा भरथरी और रानी पिंगला के लव सॉन्ग पर आधारित है। उनकी कहानी पर ये गीत बनता है। किसके? राजा भरथरी और रानी पिंगला के लव स्टोरी पर ये गीत बनता है भरथरी गीत। गाता कौन है? सुरुजबाई खांडे जी गाती हैं। और इसमें जो वाद्य यंत्र होते हैं, वाद्य यंत्र जो यूज किए जाते हैं वो इकतारा और सारंगी। अब याद कैसे करेंगे आप? देखिए भर, भरथरी से भर मान लीजिए आप याद कर लिए और इसमें आपने क्या कर दिया? इक, और यहाँ से इक ले लिए और यहाँ से रंग, है ना। तो होता है ना
कि इसमें एक रंग भर है ना, एक रंग भर, ये हो गया एक पेज, इसमें एक रंग भर ऐसा करके, तो भर, भरथरी, एक मतलब एक, और रंग मतलब देखिए सारंगी हो गया, तो इसमें भरिए एक रंग। ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको वाद्य यंत्र को आप ऐसे याद कर सकते हैं। बाकी आप अपना भी ट्रिक बनाया करिए, क्योंकि देखिए फैक्चुअल चीज़ें जाते हैं छत्तीसगढ़ में, जो भी चीज़ें आप पढ़ेंगे इसमें ज़्यादा चीज़ें फैक्चुअल रहेंगी, तो आपको कहीं ना कहीं ट्रिक का सहारा लेना ही पड़ेगा। और बाकी आपको जो ये वाद्य यंत्र है एक बार आपको देखना चाहिए, गूगल में जाइए, सर्च करिए, एक तारा क्या होता है, सारंगी क्या होता है, देख लेंगे तो चीज़ें याद करनी आसान हो जाती हैं। आगे अब देखिए लव सॉन्ग जितने भी थे सारे खत्म हो गए। अब हम लोग पर्व त्योहार की बात करते हैं, थोड़ा सा भक्ति पे आते हैं, और पर्व त्योहार से जो भी गीत बने हैं लोकगीत, उसकी बात करते हैं। पर्व त्योहार से जो भी लोकगीत बने हैं उसकी बात करेंगे पर्व त्योहार से। पहला भोजली गीत। भोजली गीत, ये भोजली होता क्या है? भोजली क्या होता है? देखिए, एक ऐसी बर्तन लेते हैं और इस बर्तन में क्या खाद, ये हो गया बर्तन, इसमें खाद, मिट्टी, गेहूँ, जौ और उड़द, ये चीज़ें सब मिला देते हैं। देखिए ये बर्तन लिए और इसमें खाद, मिट्टी, गेहूँ, जौ, उड़द, ये सारी चीज़ मिला देते हैं। जब मिला देते हैं, जैसे इसमें पानी में डालेंगे तो पौधे बन जाते हैं। सभी सारी चीज़ें मिल गई तो ये जो गेहूँ के पौधे हो जाएंगे, जौ के पौधे हो जाएंगे, उड़द के छोटे छोटे पौधे हो जाते हैं। जब ये पौधे उग जाते हैं, इन्हीं पौधों को ही हम बोलते हैं क्या? भोजली। आया समझ में? देखिए एक बर्तन लिया, उसमें खाद, मिट्टी, गेहूँ, जौ, उड़द, ये सारी चीज़ें डाल दिए, कुछ टाइम बाद ये पौधे बन जाते हैं, इन्हीं पौधों को भोजली कहा जाता है। ये कब गाया जाता है भोजली गीत? तो रक्षाबंधन का जब त्यौहार होता है, रक्षाबंधन का त्यौहार, दूसरे रक्षाबंधन के दूसरे दिन कब? भादो माह में। कौन से माह में? भादो माह में। भादो माह में ये त्यौहार या फिर ये गीत गाया जाता है। इस गीत में आपको ये याद रखना चाहिए कि गंगा नदी का नाम बार बार आता है। जो भोजली गीत होता है इसमें गंगा नदी का, देखिए यहाँ पे जल है, कहीं ना कहीं जल की बात होगी, तो गंगा नदी की बात इसमें बार बार होती है, गंगा नदी का नाम बार बार आता है, जल से संबंधित होता है। बस आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। क्या क्या? भोजली जो गीत है, ये भोजली गीत या भोजली होता क्या है पहले आपको ये पता होना चाहिए। खाद, मिट्टी, गेहूँ, जौ, उड़द एक बर्तन में डाल देंगे, कुछ टाइम बाद ये पौधे बन जाते हैं, इन्हीं पौधों को भोजली कहा जाता है। और ये कब गाया जाता है? तो रक्षाबंधन के दूसरे दिन ये भादो माह में गाया जाता है। ये इसमें गंगा नदी का नाम बार बार आता है, भोजली गीत में गंगा नदी का नाम बार बार आता है, और ये भूमि जल से संबंधित होता है। भा और जल, भूमि जल से संबंधित होता है ये भोजली गीत। बस। और एक ऐसे ही है जवारा त्योहार, जवारा गीत है ना, सॉरी जवारा गीत। जवारा गीत भी इम्पोर्टेंट है। ये जवारा गीत क्या होता है? नवरात्रि के पहले दिन, नवरात्रि के पहले दिन जौ बोया जाता है। आपने देखा ही होगा जब चैत्र नवरात्रि आती है, चैत्र नवरात्रि की बात हो रही है, नवरात्रि दो टाइम होते हैं ना, तो चैत्र नवरात्रि में पहले दिन, चैत्र नवरात्रि के पहले दिन जौ बोया जाता है, पहले दिन जौ बोएंगे, जौ बोया जाता है, और 9वें दिन इस जौ का विसर्जन कर दिया जाता है। ठीक है, यही होता है जवारा गीत। अब भी जो जवारा गीत है कहीं ना कहीं नवरात्रि में होता है, तो नवरात्रि में किसकी पूजा हो जाती है? दुर्गा माता की पूजा होती है, तो इसमें दुर्गा माता का नाम बार बार आता है। जवारा गीत में दुर्गा माता का नाम बार बार आता है। जवारा गीत होता क्या है? जब नवरात्रि स्टार्ट होती है, चैत्र नवरात्रि में, देखिए आपको नवरात्रि याद रखना है कि कौन सी नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि में पहले दिन जौ बोया जाता है, और 9वें दिन जब विसर्जन के टाइम ये जौ को विसर्जित कर दिया जाता है, उसी टाइम पे गाना गाया जाता है। इस जवारा गीत में किसका नाम बार बार आता है? तो दुर्गा माता का नाम बार बार आता है। उसके बाद देखिए पर्व एवं त्योहार से जो लोकगीत थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें नृत्य के साथ में जो लोकगीत गाए जाते हैं, क्या नृत्य या मतलब डांस करते टाइम जो लोकगीत गाए जाते हैं, उन लोकगीत को देख लेते हैं। मतलब आपको
नृत्य करना है, नृत्य के साथ में जो लोग गीत गाए जाते हैं उनकी बात करने वाले हैं। एक फेमस लोक नृत्य है, कौन सा? सुआ। सुआ लोक नृत्य। तो सुआ लोक नृत्य में आप देखेंगे एक सुआ गीत भी होता है। सुआ लोक नृत्य मतलब जब सुआ डांस करने वाले हैं, सुआ लोक नृत्य जो होता है डांस करने वाले हैं, उसी के टाइम पे सुआ गीत भी गाया जाता है। तो सुआ नृत्य के समय ये गीत गाया जाता है। जब सुआ डांस करते हैं उसी टाइम पे ये गीत गाया जाता है। अभी होता क्या है देखिए, महिलाएं, सुआ मतलब क्या होता है? तोता। तोते को एक थाली पे रखेंगे और अपने सर पे रखती हैं। और ये कब स्टार्ट होता है? जो गीत होता है वो दीपावली के टाइम पे स्टार्ट होता है। शिव और पार्वती जो माता रहती हैं, शिव भगवान और पार्वती माता रहती हैं, उनका पहले विवाह कराया जाता है और उसके बाद ये सारी जो गीत है, नृत्य है, वो स्टार्ट होता है दीपावली के टाइम पे। कब स्टार्ट होता है? दीपावली के टाइम पे सुआ गीत एवं सुआ नृत्य होता है। इसमें केवल महिलाएं रहेंगी और महिलाएं यहाँ पे डांस करती हैं और गाना गाती हैं। डांस करेंगी और उसी टाइम पे जो गाना गाती हैं उसे बोलते हैं सुआ गीत। ठीक है। जो ये महिलाएं होती हैं वो गौड़ स्त्रियां होती हैं, मतलब गौड़ जनजाति की महिलाएं होती हैं मेनली, है ना। मुख्यतः गौड़ जो स्त्रियां होती हैं वो इस डांस को या फिर सॉरी ये गाने को या फिर सॉन्ग को गाती हैं। इसके अलावा क्या इसमें वाद्य यंत्र होता है? तो इसमें वाद्य यंत्र नहीं होता है। और जो ये सुआ होता है, सुआ मतलब तोता, ये थाली हो गया, थाली में तोते को बनाएंगी। तो एक्चुअल में होता क्या है, जो इसमें किशोरी रहती है वो किशोरी इस तोते के माध्यम से ऐसा कुछ इमेजिन करती हैं कि जो तोता है जो यहाँ पे, वो तोते का निर्माण किया जाता है, ऐसी मिट्टी से बनाया रहेगा तोता। तो ये तोता उसके प्रेमी तक मेरे संदेश को पहुँचाएगा। तो इसमें केवल फीमेल या किशोरी या फिर वुमेन लोग रहती हैं और उन लोग इस डांस में और सिंगिंग में भाग लेंगी, पार्टिसिपेट करेंगी। और इसमें ये बोला जाता है कि जो किशोरियां हैं वो अपने प्रेमी तक संदेश को पहुंचाना चाहती हैं, और किसके माध्यम से? तो तोता के माध्यम से। ठीक है, आया समझ में? चलिए एक बार फिर से इसे देखते हैं। सुआ गीत, सुआ नृत्य के साथ में जो गीत गाए जाते हैं उसे बोलते हैं हम लोग सुआ गीत। कौन से टाइम पे? तो दीपावली के टाइम पे। जब दीपावली का त्यौहार आता है उस टाइम पे ये गीत गाया जाता है। तो दीपावली के समय देखिए जो सुआ गीत है उसमें सुआ नृत्य भी होता है। सुआ नृत्य जब हम लोग लोक नृत्य पढ़ेंगे तो भी इसे सुआ नृत्य को पढ़ेंगे एक बार फिर से। दीपावली के समय ये गीत गाया जाता है। तो इसमें होता क्या है, शिव भगवान और माता पार्वती का विवाह कराया जाता है। पहले माता पार्वती का पहले विवाह कराया जाता है, उसके बाद ये लोकगीत स्टार्ट होता है, सुआ गीत स्टार्ट होता है। इसमें केवल केवल महिला, ठीक है, केवल महिला ही इस लोकगीत को गाएंगी। केवल महिला लोग इस गीत को गाती हैं, केवल महिला। ठीक है, कौन सी महिला? गौड़ जनजाति की महिला। मुख्यतः गौड़ जनजाति की जो महिला होती हैं वो इसे गाती हैं, गौड़ जाति की महिलाएं। ठीक है, उसके बाद इसमें वाद्य यंत्र होता है क्या? इसमें कोई वाद्य यंत्र नहीं होता, वाद्य यंत्र नहीं होता इसमें कोई भी। और इसका जो पर्पस होता है, इसमें जो बीच में तोते को बैठाया जाता है, तो किशोरियाँ ऐसा सोचती हैं कि जो ये तोता है वो हमारे प्रेमी तक हमारे संदेश को पहुंचाएगा। और इसमें केवल महिलाएं बस तो रहती हैं, लड़के तो होते नहीं हैं। तो किशोरी जो रहती हैं, किशोरी के संदेश को कहाँ तक पहुंचाया जाएगा? प्रेमी तक, प्रेमी तक पहुंचाना ये पर्पस होता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको सुआ गीत में याद रखनी है। क्या क्या? सुआ नृत्य के साथ में ये गीत गाया जाता है, दीपावली के समय ये गीत गाया जाता है, शिव भगवान एवं माता पार्वती का पहले विवाह होता है, का विवाह के पश्चात ये सुआ गीत एवं सुआ नृत्य स्टार्ट होता है। कब? दीपावली के टाइम की बात हो रही है। केवल महिला लोग इसमें भाग लेंगी। महिलाओं में गौड़ जनजाति की महिलाएं मुख्यतः इस गीत को गाती हैं। वाद्य यंत्र इसमें उपयोग नहीं होता है। और किशोरी जो रहती हैं, किशोरी लोग, वो अपने प्रेमी तक संदेश पहुंचाना चाहती हैं सुआ के माध्यम से या तोते के माध्यम से। आज का हमारा लास्ट लोकगीत, पंथी लोकगीत। पंथी लोकगीत, पंथी लोकगीत कहीं ना कहीं आपको पंथी से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ किसकी बात हो रही है?
सतनाम पंथ की बात हो रही है, तो सतनाम पंथ के अनुयायियों द्वारा सतनाम सतनाम पंथ के अनुयायियों द्वारा ये गीत गाया जाता है। जो सतनाम पंथ के अनुयायी रहते हैं, सतनाम पंथ के अनुयायी मतलब क्या होता है, गुरु घासीदास जी के अनुयायी की बात हो रही है। किसके, जो गुरु घासीदास के जो विचार हैं उनको फॉलो करने वाले ही सतनाम पंथ के होते हैं। तो गुरु घासीदास जी के जो अनुयायी होते हैं या सतनाम पंथ के जो अनुयायी होते हैं उनके द्वारा ये गीत गाया जाता है। ठीक है, तो जब पंथी लोकगीत गाया जाता है उस टाइम पे कौन से वाद्य यंत्र यूज किए जाते हैं। पंथी लोकगीत के टाइम जब गाना गाया जाता है तो वाद्य यंत्र का तो यूज किया ही जाएगा, और बिना गाने के, बिना वाद्य यंत्र के गाना कितना बेसुरा लगता है ना, आपको पता ही होगा। आप अभी अगर अकेले हैं तो गा के देख लीजिए। ठीक है, तो उस टाइम पे कौन से वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है, ये एग्जाम में पूछता है। तो कौन से पंथी लोकगीत गाते टाइम कौन से वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है, तो मांदर वाद्य यंत्र होता है, और उसके अलावा झांझ, मांदर और झांझ, ये दो वाद्य यंत्र होते हैं जब पंथी लोकगीत गाया जाता है उस टाइम पे यूज किए जाते हैं। और जो पंथी लोकगीत है उसकी शुरुआत कौन करता है, इसको फेमस करने वाले कौन होते हैं। पंथी लोकगीत मतलब कहीं ना कहीं सतनाम पंथ की बात हो रही है, सतनाम पंथ से रिलेटेड ये गीत होता है पंथी लोकगीत। इसको फेमस करने वाले या इसकी शुरुआत करने वाले कौन रहते हैं, देवदास बंजारे जी। तो प्रसिद्धि देने वाले इस गीत को कौन है, देवदास बंजारे जी। देवदास बंजारे जी इस पंथी लोकगीत के फेमस कलाकार हैं। कौन, देवदास बंजारे जी फेमस कलाकार हैं किसके, पंथी लोकगीत के। तो चलिए जो हमने आज पढ़ा है उसको एक बार जल्दी से रिवीजन करते हैं, क्योंकि रिवीजन बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। आपको सारी चीज़ें मैं क्लास में ही याद कराऊंगा, सारी चीज़ें मैं कोशिश करूंगा कि आपको याद हो जाए क्लास पे ही, आपको घर पे कम से कम मेहनत करना पड़े। चलिए, पहले छत्तीसगढ़ की लोक कला एवं संस्कृति, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं लोक कला एवं संस्कृति में, लोकगीत, लोक नृत्य, लोकनाट्य, त्योहार, पर्व, व्यंजन, आभूषण। कितने क्वेश्चन आपके फिक्स हो जाएंगे, इतना पढ़ लेंगे तो लगभग 5 क्वेश्चन आपके फिक्स हो जाएंगे। आगे, लोकगीत, पहला पंडवानी। पंडवानी क्या होता है, महाभारत जो कथा है उसका छत्तीसगढ़ी रूप सबल सिंह चौहान ने दोहा एवं चौपाई में लिखा। उसके बाद इसे जब दोहा और चौपाई में लिख दिया जाता है तो झाड़ू राम देवांगन जी इसे गीत के रूप में सरोकार कर देते हैं। ठीक है, तो झाड़ू राम देवांगन जब इसे गीत के रूप में समाहित कर लेते हैं या फिर गीत के रूप में इसे गाना स्टार्ट कर देते हैं तो उन्हें पंडवानी के पितामह या पंडवानी के गुरु के नाम से जाना जाता है। पंडवानी के गुरु या पंडवानी के पितामह कौन, झाड़ू राम देवांगन जी। आगे, पंडवानी की दो शैलियाँ होती हैं, खड़े साज मतलब खड़े होकर गाते हैं या फिर बैठकर गाते हैं। जो लोग खड़े होकर गाते हैं उसे बोलते हैं कापालिक शैली, जो लोग बैठकर गाते हैं उसे बोलते हैं वेदमती शैली। खड़े होकर जो लोग गाते हैं उसमें देखते हैं, देखिए कौन कौन से नाम जो कलाकार फेमस हैं, शांति, उषा बारले जी, शांति बाई, तीजन बाई, ये लोग हो गए जो कि खड़े होकर पंडवानी गीत गाते हैं। बैठकर कौन गाता है, तो झाड़ू राम देवांगन जी, ऋतु वर्मा, रेवा राम साहू और पुनाराम निषाद, ये 4 लोग हैं जो कि बैठकर पंडवानी गीत गाते हैं। बैठकर गाते हैं तो वेदमती, खड़े होकर गाते हैं तो कापालिक। जो लोग खड़े होकर गाते हैं तो उनके पीछे अर्धवृत्ताकार में, देखिए आधे वृत्ताकार में लोग बैठे होते हैं। ये लोग, कुछ लोग गायन करेंगे, कुछ लोग रागी का काम करेंगे। गायन, देखिए रागी काम कौन करता है, पहले जब गाना स्टार्ट होता है तो हुंकार भरता है एक, जो हुंकार भरता है उसे बोला जाता है रागी। और जब जिसने हुंकार भर लिया उसके बाद फिर जिसको रिपीट करता है, गाने को रिपीट करेगा कौन, गायक। ठीक है, जब ये पंडवानी गीत होता है उस टाइम पे कौन से वाद्य यंत्र यूज किए जाते हैं, जब भी गाना होगा तो वाद्य यंत्र यूज किए जाएंगे। जैसे आज के टाइम में अगर आप गाना गा रहे हो तो क्या माइक यूज करोगे, ढोल रहता है और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं ना। तो वैसे ही जब यहाँ पे होता है जब पंडवानी, तो पंडवानी में जो वाद्य यंत्र यूज किए जाते हैं वो फेमस रहते हैं। कौन कौन से, तंबूरा, खंजरी और करताल। बिना वाद्य यंत्र के अगर आप गाना गाओगे तो बहुत ही बेसुरा रहेगा। तंबूरा, खंजरी, करताल आपको याद रखना है। आगे, उसके बाद हम लोग लव सॉन्ग में आ गए, प्रेम या प्रणय गीत पे आ गए। पहला लोकगीतों का राजा क्या, ददरिया।
या होता क्या है, खेत में जब फसल बोते रहते हैं उस टाइम पे युवक और युवती अपने मैसेज, अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सवाल जवाब शैली पे ये गीत गाया जाता है। फसल बोते टाइम श्रृंगार रस प्रधान होता है, जितने भी लव सॉन्ग रहेंगे सभी में श्रृंगार रस प्रधान रहेगा। अब इसकी जो फेमस कलाकार हैं कौन कौन, लक्ष्मण मस्तूरिया, दिलीप षडंगी और केदार यादव। याद कैसे करेंगे इन लोगों कलाकारों का नाम, देखिए ददरिया है तो आपने यहाँ पे मस्तूरिया में रिया हो गया, और कहीं ना कहीं ददरिया लव सॉन्ग है तो दिल की बात होगी, और दार और वहाँ पे दर, ये देखिए आप दरी है और यहाँ पे दार है, तो ऐसे आप याद कर लेंगे तीनों लोग का नाम। पूछ सकता है, क्या पूछेगा वो क्वेश्चन में पता चलेगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद चंदैनी गायन। चंदैनी गायन में लोरिक जो राजा रहते हैं और चंदा राजकुमारी रहती हैं। रीवा के राजा लोरिक और आरंग की राजकुमारी चंदा, ये पारिवारिक बंधन और सामाजिक इन सब से लड़के अपने प्रेम को आगे बढ़ाते हैं, इसलिए इन लोग का प्रेम जो है फेमस हो जाता है। प्रेम फेमस हो गया तो गायन बन जाते हैं। गायन बन जाता है तो कौन किस जाति के लोग इसे गाते हैं, तो राउत जाति के लोग इसे गाते हैं। इसमें कौन से वाद्य यंत्र यूज किए जाते हैं, तो टिमकी और ढोलक। चंदैनी गायन में लोरिक और चंदा का लव सॉन्ग रहेगा, और कौन से वाद्य यंत्र यूज किए जाएंगे, तो टिमकी और ढोलक वाद्य यंत्र यूज किया जाता है। उसके बाद आगे ढोला मारू। ढोला मारू ये भी कहीं ना कहीं लव सॉन्ग है। लव सॉन्ग है, इसमें जो गायन किया था ढोला मारू गीत की बात हो रही है। कौन गाता है इस गीत को, तो सूरजबाई खांडे जी। ढोला मारू ये भी लव सॉन्ग है, लड़का और लड़की की, ठीक है। इसमें इसे गाता कौन है, सूरजबाई खांडे जी गाती हैं, और इसमें किसका प्रभाव दिखता है, तो राजस्थानी लोक कला का प्रभाव दिखता है ढोला मारू गीत पे। उसके बाद भरथरी गीत। भरथरी गीत में रानी पिंगला और राजा भरथरी का लव है, ठीक है। राजा भरथरी और रानी पिंगला की इन लोग की कहानी रहती है, उसे गीत के रूप में पिरोया जाता है। कौन, भरथरी गीत बन जाता है ये। कौन पिरोता है इस चीज़ को, तो सूरजबाई खांडे जी गाती हैं। सूरजबाई खांडे भरथरी गीत की गायिका कौन रहती है, जो फेमस गायिका सूरजबाई खांडे जी रहती हैं। ढोला मारू की भी सूरजबाई खांडे जी, और भरथरी की भी गायिका सूरजबाई खांडे जी। जो इसमें वाद्यंत्र यूज किया जाता है इक, तारा और सारंगी। आप याद कैसे करेंगे, भरथरी का भर ले लिया यहाँ पे, और उसके बाद इक और रंग भर दीजिए यहाँ पे एक रंग, ऐसे करके भरथरी हो गया। उसके बाद पर्व एवं त्योहार से रिलेटेड जो भी गीत है उनकी बात कर लेते हैं। भोजली गीत। भोजली गीत में क्या होता है, पहले एक बर्तन रहेगा, बर्तन में खाद, मिट्टी, गेहूं, जौ, उड़द रख देंगे, एक साथ में पानी डाल देंगे तो पौधा बन जाता है। पौधा कुछ टाइम बाद पौधा उग जाएगा। पौधा उग जाएगा तो उसे भोजली का जो पौधा उग जाता है, गेहूं जौ उड़द का जो पौधा उग जाता है उसे हम लोग भोजली बोलते हैं। भोजली गीत कब गाया जाता है, तो रक्षाबंधन के दूसरे दिन भोजली गीत गाया जाता है। कब, भादो माह में भोजली गीत गाया जाता है। भोजली गीत में गंगा नदी का नाम बार बार आता है। उसके बाद जवारा गीत। जवारा गीत क्या होता है, चैत्र नवरात्रि में इस गीत को गाया जाता है। पहले दिन जौ बोया जाता है और 9वें दिन जौ का विसर्जन किया जाता है। इसमें दुर्गा माता का नाम बार बार आता है। आपको याद कर रखना है, चैत्र नवरात्रि के समय ये गीत गाया था, कौन सा, जवारा। जवारा में जौ आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं जौ की बात हो रही है। उसके बाद नृत्य और लोकगीत, मतलब जब डांस किया जाता है, डांस के साथ में कौन कौन से लोकगीत किए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं। एक होता है सुआ गीत, बहुत फेमस गीत है। सुआ नृत्य के समय ये गीत गाया जाता है। कब, दीपावली के टाइम पे ये गीत गाया जाता है। सुआ गीत कब, दीपावली के टाइम पे। पहले शिव भगवान और माता पार्वती का विवाह कराया जाता है, उसके बाद फिर ये गीत गाया जाता है। इसमें केवल महिला लोग ही इस गीत को गाती हैं, और जो महिलाएं रहेंगी कौन सी जनजाति की, तो गौड़ जाति की महिलाएं रहती हैं। क्या इसमें वाद्यंत्र बजाया जाता है, बिल्कुल नहीं, कोई वाद्यंत्र नहीं बजाया जाता, केवल महिलाएं रहती हैं। और ऐसे ही एक सर्कल बना लेती हैं गोलाकार रूप में, यहाँ पे ऐसी जैसी सर्कल बन गया और वहाँ पे लोग डांस करते हैं। यहाँ इसका जो पर्पस होता है इस गीत का, किशोरी लोग संदेश भेजते हैं। यहाँ पे बीच में जैसे एक थाली रहेगा, थाली रखेंगे और थाली में एक सुआ रखेंगे, सुआ मतलब तोता, और उसका काम क्या रहता है कि जाइए मेरे प्रेमी तक संदेश लेके पहुँचा दीजिए, इसका ये पर्पस होता है। उसके बाद लास्ट पंथी लोकगीत। पंथी लोकगीत जो होता है वो सतनाम पंथ के अनुयायियों द्वारा पंथी लोकगीत गाया जाता है। इसमें जो वाद्य यंत्र यूज किए जाते हैं, मांदर और झांझ।
कौन से? मांदर और झांझ ये वाद्य यंत्र यूज किए जाते हैं। इसमें जो प्रसिद्धि है, जो फेमस कलाकार हैं वो कौन है? देवदास बंजारे जी फेमस कलाकार हैं पंथी लोकगीत के। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।